अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन ऑफ लिपिड्स को, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और फिर इसकी यूटिलाइजेशन किस तरह से होती है। ये लिपिड कॉड का चैप्टर नंबर 15 है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास लिपिड्स जो हैं वो क्या होते हैं। तो लिपिड्स बेसिकली हमारे पास हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स होते हैं जो कि इनसॉल्युबल हैं वाटर के अंदर, लेकिन ये सॉल्युबल होते हैं इन सॉल्वेंट्स ऑफ लो पोलैरिटी। फॉर एग्जांपल ईथर होता है, बेंजीन होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह। चूँकि ये इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर, इस वजह से हम इसे कहते हैं कि ये हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर हीटिंग होता है बेसिकली। और ये हमारी बॉडी के अंदर कंपार्टमेंटलाइज फॉर्म में अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो लिपिड है हमारी बॉडी के अंदर ऐसे फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, बल्कि ये कॉन्जुगेटेड फॉर्म में अवेलेबल होता है। फॉर एग्जांपल इन एडिपोज टिश्यू में पता है कि हमारे पास लिपिड्स होते हैं, तो वहाँ पे जो लिपिड्स हैं वो टैग्स की फॉर्म में होते हैं, टैग्स की फॉर्म में, लिपिड ड्रॉपलेट वगैरह की फॉर्म में होते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट हो रही होती है वो भी कॉन्जुगेटेड फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट होती है, कॉन्जुगेशन बनाते होते हैं। कंपाउंड लिपोप्रोटीन है वो फॉर्म होता है, यानी प्रोटीन के साथ बॉन्ड बनाते हैं और उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, या फिर एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करते होते हैं और ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। यानी हमारी बॉडी के अंदर ये कंपार्टमेंटलाइज फॉर्म में, कॉन्जुगेटेड फॉर्म में। अब हमारे पास सबसे पहले ये कि लिपिड का फंक्शन क्या होता है। अब चूँकि हम कह रहे हैं कि ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, इस वजह से ये एक हाइड्रोफोबिक बैरियर प्रोवाइड कर होते हैं बिटवीन द वाटर एंड द सेलुलर कॉन्टेंट। इसके अलावा हमारे पास आता है कि जो हमारे पास लिपिड के एग्जांपल है इन केस ऑफ वाइटामिन, अगर हम लोग बात करते हैं तो विटामिन ए, डी, ई और के, ये फैट सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं, लिपिड सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं। इसके अलावा स्टीरॉयड हार्मोन, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ लिपिड। फॉस्फोलिपिड्स वगैरह आ जाते हैं। ये सारे के सारे जो हैं हमारे पास होम्योस्टैसिस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अलॉन्ग विद दैट जो लिपिड्स होते हैं वो हमारे पास कोएंजाइम के तौर पर भी एक्ट करते हैं। एक्चुअली जो स्टीरॉयड हार्मोन, प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह होते हैं, ये कोएंजाइम के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं। अगर इसकी डाइटरी डेफिशिएंसी होती है या किसी भी वजह से हमारे पास डेफिशिएंसी होती है लिपिड की हमारी बॉडी के अंदर, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास आर्थेरियोस्क्लेरोसिस होता है, ये भी डिसऑर्डर है। डायबिटीज़ होती है एंड ओबेसिटी होती है। अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले यही है कि हम लोग पहले न्यूट्रिशनल इनटेक करेंगे लिपिड्स की, और हमारे पास जो ऑलमोस्ट डेली कंजम्पशन होनी चाहिए दैट शुड बी 78 ग्राम पर डे। अगर हम लोग 78 ग्राम पर डे लेते हैं तो उसके अंदर हमारे पास जो ग्रेटर देन 90% जो लिपिड्स होते हैं वो टैग की फॉर्म में ही अवेलेबल होते हैं। जो रिमेनिंग 10% होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में होते हैं, कोलेस्ट्रॉल एस्टर की फॉर्म में होते हैं, फॉस्फोलिपिड की फॉर्म में होते हैं और नॉन स्टेरिफाइड फैटी एसिड की फॉर्म में होते हैं। अब हम लोगों ने लिपिड को कंज्यूम कर लिया। अब सबसे पहले जो स्टेप होता है दैट इज़ डाइजेशन, कि किस तरह से हमारे पास जो लिपिड्स हैं वो डाइजेस्ट होंगे। जो लिपिड की डाइजेशन होती है वो स्टार्ट हमारे पास स्टमक में होती है, और वो एंड एक्चुअली स्टार्ट जो होती है वो ओरल कैविटी के अंदर हो रही होती है। बट हम लोग कहते हैं कि हमारे पास स्टमक में स्टार्ट होती है, क्योंकि ओरल कैविटी में बहुत मिनिमलिस्टिक सी डाइजेशन होती है। तो इट स्टार्ट्स इन स्टमक एंड इट एंड्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले जो डाइजेशन है दैट इज़ इन ओरल कैविटी। तो बेसिकली हमारे पास ओरल कैविटी के अंदर दो ग्लैंड्स होते हैं, एक होता है सबलिंगुअल ग्लैंड और एक होता है पैरोटिड ग्लैंड। ये दोनों ग्लैंड्स हमारे पास एंजाइम को रिलीज़ करवाते हैं जिसको हम कहते हैं लिंगुअल लाइपेज। ये लिंगुअल लाइपेज अगेन टैग्स को कन्वर्ट करता होता है मोनो एसाइल ग्लिसरॉल, यानी कि ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को मोनो एसाइल ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट करता है। यहाँ पे ये डाइजेशन होनी शुरू होगी टैग्स की, और यहाँ पे जो ये एंजाइम है लिंगुअल लाइपेज जो ओरल कैविटी के अंदर ये दोनों ग्लैंड्स रिलीज़ कर रहे हैं, इसकी पीएच 4 to 6 होती है, एसिडिक पीएच होती है, और बहुत मिनिमलिस्टिक डाइजेशन जो है वो ओरल कैविटी के अंदर हमारे पास हो रही होती है। अब इसकी इंपॉर्टेंस ये है ओरल कैविटी के अंदर जो डाइजेशन की, जो हमारे पास स्मॉल चेन फैटी एसिड्स होते हैं जिसमें हमारे पास लेस देन एंड इक्वल टू 12 कार्बन होते हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क, जो कि हमारे पास मेजर डाइटरी सोर्स होता है इन्फेंट्स का, उसकी डाइजेशन होती है ओरल कैविटी के अंदर बाय द लिंगुअल लाइपेज, मैक्सिमम डाइजेशन हो जाती है। और स्पेशली एक तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है, अलॉन्ग विद दैट जिन लोगों के अंदर पेंक्रेटिक इंसफिशिएंसी होती है, यानी पेंक्रेटिक एंजाइम्स हमारे पास नहीं होते, तो उनके अंदर भी जो यहाँ पे डाइजेशन है उसकी इंपॉर्टेंस है कि टू सम एक्सटेंस हमारे पास यहाँ पे डाइजेशन हो जाएगी ओरल कैविटी के अंदर अगर पेंक्रेटिक इंसफिशिएंसी है। देन कमिंग टूवर्ड्स डाइजेशन इन स्टमक, के ओरल कैविटी के अंदर हमारे पास डाइजेशन होगी। अब स्टमक के ऊपर आते हैं। स्टमक में हमारे पास गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम होता है जो कि बेसिकली जो चीफ सेल्स होते हैं वो रिलीज़ करवा रहे होते हैं, और वो लिपिड की डाइजेशन में हेल्प करता है। अगेन मैकेनिज्म यही होगा कि जो टैग्स हैं वो मोनोसाइक्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हमारे पास ओरल कैविटी में भी डाइजेशन हो गई है, हमारे पास स्टमक में भी डाइजेशन हो गई है। अब हम आते हैं पैंक्रियास की तरफ। डाइजेशन जो पैंक्रियास के अंदर होती है उसमें बेसिकली हम बात ही करते हैं कि पैंक्रियास के अंदर पैंक्रेटिक जूस होता है, और इस पैंक्रेटिक जूस के अंदर हमारे पास एंजाइम्स होते हैं, पैंक्रेटिक एंजाइम, पैंक्रेटिक लाइपेज, कोलाइपेज, कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोक्सिलेज या फॉस्फोलाइपेज A2, ये सारे वो एंजाइम्स हैं जो कि पैंक्रेटिक जूस पैंक्रियास के अंदर होते हैं। अब इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है इन पैंक्रेटिक एंजाइम्स का, तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, जो पैंक्रेटिक एंजाइम्स हैं ये डायरेक्टली जो हम लोग
लोगों ने लिपिड का इनटेक किया है उसको हम कहते हैं अभी लिपिड ग्लोब्यूल की फॉर्म में है। आफ्टर गेटिंग डाइजेस्टेड इन द ओरल कैविटी एंड स्टमक, अब हमारे पास जो लिपिड फैट था वो फैट ग्लोब्यूल की फॉर्म में आ चुका है। लेकिन जो पेंक्रेटिक एंजाइम्स होते हैं वो डायरेक्टली उस फैट ग्लोब्यूल के ऊपर एक्ट नहीं करते, तो उनको क्योंकि उनका कुछ साइज़ भी बहुत बड़ा होता है इस वजह से, सो इट शुड बी कन्वर्टेड टू स्मॉलर फॉर्म, उनकी एमल्सिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से सबसे पहले जो लिपिड फैट ग्लोब्यूल होता है उसका कॉन्टैक्ट होता है विद एन एमल्सिफाइंग एजेंट जो कि बाइल सॉल्ट होता है या फॉस्फोलिपिड लेसिथिन होता है। अब हमारे पास जो है क्या होगा कि सबसे पहले जब हमारे पास फ़ैट ग्लोब्यूल के साथ कांटेक्ट हो गया है बाइल सॉल्ट और फॉस्फोलिपिड वगैरह का, तो इनिशियली जो हमारे पास फ़ैट ग्लोब्यूल होता है वो हमारे पास बिकॉज ऑफ दिस एमल्सिफाइंग एजेंट वो फ़ैट ड्रॉपलेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो एंटर हो जाता है काइम के अंदर। जो बाइल सॉल्ट होता है वो हमारे पास सराउंड करता होता है फ़ैट ड्रॉपलेट को एंड इट इज़ अकम्पनाइड बाय दी कोलाइपेज, यानी कि जब हमारे पास फ़ैट ग्लोब्यूल फ़ैट ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो गया वो काइम के अंदर आएगा। काइम के अंदर आने के बाद काइम के अंदर हमारे पास बाइल सॉल्ट आ जाएगी, वो सराउंड करेगी इस फैट ड्रॉपलेट को, कोलाइपेज सराउंड करेगा फैट ड्रॉपलेट को। अलॉन्ग विद दैट पेंक्रेटिक एंजाइम्स अब आएंगे और वो कोलाइपेज के साथ इंट्रैक्शन करेंगे और वो फैट ड्रॉपलेट को माइसेल्स में कन्वर्ट कर देंगे। बेसिकली माइसेल्स ये होता है कि जब हमारे पास फैट ड्रॉपलेट से वाइटामिन रिलीज़ हो जाते हैं जो कि फ़ैट सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं वो निकल जाते होते हैं, तो एज अ रिज़ल्ट जो रिमेनिंग बाइल सॉल्ट निकल जाता होता है और फैट सॉल्युबल वाइटामिन आ जाते हैं। माइसेल ये होता है कि जब हमारे पास फैट ड्रॉपलेट से बाइल सॉल्ट रिलीज़ हो जाता है और वो हमारे पास इंटायर हेपेटिक सर्कुलेशन में चला जाता होता है और फैट सॉल्युबल वाइटामिन एंटर हो जाते हैं। बाइल सॉल्ट रिलीज़ हो रहा है, फैट सॉल्युबल वाइटामिन एंटर हो रहे हैं, एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो फैट ड्रॉपलेट है वो माइसेल में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जो बाइल सॉल्ट है वो अगेन मैंने बताया कि इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर होता है। इमल्सिफिकेशन इज़ बेसिकली कि कन्वर्जन ऑफ स्मॉल फैट ड्रॉपलेट टू द स्मॉलर वन, और मेजरली ये ड्यूडेनम के अंदर हो रही होती है। इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो यही है कि हमारे पास जो पेंक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं उसकी एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि वो फैट ग्लोब्यूल के ऊपर एक्ट नहीं कर सकते, फैट ड्रॉपलेट के ऊपर एक्ट करते हैं और फैट ग्लोब्यूल को फैट ड्रॉपलेट में कन्वर्ट इमल्सिफाइंग एजेंट्स ही कर रहे होते हैं। अब हमारे पास बाइल सॉल्ट जो है अगर हम थोड़ा सा देखते हैं तो वो बेसिकली पैथिक कंपाउंड होता है और इसमें वो एक इट हैज़ हाइड्रोक्सिल स्टिरोल रिंग और दैट इज़ अटैच टू द साइड चेन, और साइड चेन जो होती है वो हमारे पास अटैच हुई होती है ग्लाइसिन के साथ बाय द एमाइड लिंकेज। उसके बाद हमारे पास फर्दर जो पॉइंट है दैट इज़ के अब हमारे पास अब जो एक लिपिड ये माइसेल होता है उसके अंदर क्या क्या कंटेंट होता है, उसके अंदर ट्राइसाइलोस्टोल भी होता है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल एस्टर भी होता है, उसमें फॉस्फोलिपिड भी होता है। सो अब ये जो ट्राइसाइलोस्टोल है ये कैसे कन्वर्ट होता है इनटू इट्स स्मॉलेस्ट फॉर्म, कोलेस्ट्रॉल एस्टर कैसे होता है, फॉस्फोलिपिड, हम उसको देखते हैं। ट्राइसाइलोस्टोल जो होता है पहली बात तो ये इंटेस्टाइनल विलाई के अंदर जाके इसकी फर्दर डाइजेशन होती है और वो पेंक्रेटिक एंजाइम ही रिक्वायर कर रहा होता है और जिसको हम पेंक्रेटिक लाइपेज या कोलाइपेज कहते हैं। तो इन इंटेस्टाइनल विलाई ट्राइसाइलोस्टोल जो है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पेंक्रेटिक लाइपेज एंड कोलाइपेज टू मोनोसाइलोस्टोल और फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से हमने बात की कि जो माइसेल है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल एस्टर भी है, तो वो जो कोलेस्ट्रॉल एस्टर होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कोलेस्ट्रॉल एस्टर रेस एंजाइम की प्रेजेंस में हमारे पास कन्वर्ट हो जाता होता है इनटू कोलेस्ट्रॉल। फर्दर हम कहते हैं 10 to 15% जो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर होता है वो कोलेस्ट्रॉल एस्टर की फॉर्म में होता है, रिमेनिंग फ्री फॉर्म में ही अवेलेबल होते हैं। जो फॉस्फोलिपिड अगेन कंटेंट है हमारे पास माइसेस का वो किस तरह से हाइड्रोलाइज हो रहा होता है, तो बेसिकली फॉस्फोलाइपेज A2 वो डाइजेस्ट करता होता है फॉस्फोलिपिड को और ट्रिप्सिन इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। एक्चुअली ट्रिप्सिन रिक्वायर्ड होता है, ट्रिप्सिन जो होता है वो एक्टिवेट कर रहा होता है प्रो कोलाइपेज को। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा इक्वेशन लिख दिया कि बेसिकली फॉस्फोलिपिड जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोलाइपेज A2 बिकॉज ऑफ द रिमूवल ऑफ फैटी एसिड फ्रॉम कार्बन नंबर 2 लाइसोलिपिड में कन्वर्ट होता है और लाइसोलिपिड जो है रिमूवल ऑफ फैटी एसिड फ्रॉम C1 इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोलाइपेज ग्लिसरॉल फॉस्फोराइल बेस में कन्वर्ट हो जाता है। अभी जो पेंक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं इनकी एक्टिवेशन जो है वो हार्मोनल कंट्रोल की हार्मोन्स रिक्वायर्ड होते हैं इनकी एक्टिवेशन के लिए, और वो जो हार्मोन्स होते हैं वो बेसिकली हमारे पास कोलसिस्टोकाइनिन आ जाता होता है, सेक्रेटिन आ जाता है। जो कोलसिस्टोकाइनिन होता है उसका स्टिमुलस क्या होता है, बेसिकली स्टिमुलस यही होता है कि आपके पास जो जब हमारे पास लिपिड अवेलेबल है या पार्शली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अवेलेबल होती है तो एज अ रिजल्ट कोलसिस्टोकाइनिन जो है वो रिलीज़ होता है।
इसका जो साइट ऑफ एक्शन होता है ये इधर गॉल ब्लैडर के ऊपर एक्ट करता होता है हमारे पास और रिलीज़ करता होता है बाइल को, बाइल सॉल्ट को, फॉस्फोलिपिड को और फ्री कोलेस्ट्रॉल को। यहाँ पर ये पैंक्रियास के ऊपर एक्ट करता होता है और ये एंजाइम्स वगैरह को रिलीज़ करवाता होता है। यहाँ पर हमारे पास ये गैस्ट्रिक मोटिलिटी वगैरह जो है उसको डिक्रीज़ करता है। फर्दर सेक्रेटन आ जाता होता है जिसका स्टिमुलस क्या होता है कि जब हमारे पास पीएच बहुत कम होती है कायम की, तो ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर कर जाता होता है। अब चूँकि पीएच कम है तो हमें इस पीएच को न्यूट्रलाइज़ करना है, तो एक्शन क्या होता है कि ये रिलीज़ करवाता होता है बाइकार्बोनेट को और न्यूट्रलाइज़ करता होता है पीएच ऑफ कायम को। फर्दर हम बात करते हैं कि हमारे पास डाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है, हमने इनटेक किया फूड का, उसकी डाइजेशन हुई है, अब फर्दर हम लोगों ने उसकी एब्जॉर्प्शन करनी है। एब्जॉर्प्शन किस तरह से होती है, अब हमारे पास जो माइसल होता है वो सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, इस वजह से वो इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में चला जाता है। इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में तो चला जाता है, लेकिन जो एब्जॉर्प्शन साइट होती है वो बेसिकली हमारे पास ब्रश बॉर्डर जो इंटेरोसाइट के होते हैं वहाँ पर उसमें जाना होता है। तो बिटवीन द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन एंड द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो कि ब्रश बॉर्डर होता है उसके दरम्यान में एक अनस्टर्ड वाटर बैरियर होता है। तो जो हाइड्रोफिलिक नेचर होती है माइसल्स की, वो हेल्प करती होती है इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोफोबिक लिपिड्स फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन टू द ब्रश बॉर्डर, जहाँ पे उसकी एब्जॉर्प्शन होनी होती है। अब ये एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पे होगी है लिपिड्स की जो कि माइसल्स की फॉर्म में भी अवेलेबल थे। अब आफ्टर एब्जॉर्प्शन हमारे पास रीसिंथेसिस होता है इन्हीं लिपिड्स वगैरह का, यानी जो ओरिजिनल फॉर्म थी ट्राइसाइलग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल एस्टर और हमारे पास जो पीछे फॉस्फोलिपिड पड़ा था उसके अंदर दोबारा से ये कन्वर्ट होते हैं। सो बेसिकली हमारे पास जो रीसिंथेसिस होती है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होती है। सबसे पहले जो लॉन्ग चेन फैटी सिंथेसिस का जो पहला स्टेप होता है दैट इज़ कि लॉन्ग चेन जो फैटी एसिड होती है वो कन्वर्ट होती है टू देयर एक्टिवेटेड फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जो कि फैटी एसाइल को एंजाइम ए सिंथेटिस थायोकाइनेस होता है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो हमारे पास 2 मोनोएसाइलग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स होते हैं जो कि बेसिकली हमारे पास टैग्स की हाइड्रोलिसिस की वजह से फॉर्म हो रहे थे, हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया था। वो दोबारा से दोनों मोनोएसाइलग्लिसरॉल और फैटी एसिड कंबाइन करेंगे और वो टैग्स बनाते हैं। ये जो रिएक्शन होता है इसके अंदर ये सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, एसाइल ट्रांसफरेज, एसाइल कोएंजाइम ए, 2 मोनोएसाइलग्लिसरॉल, एसाइल ट्रांसफरेज, एसाइल कोएंजाइम ए, डाई एसाइल ग्लिसरॉल एसाइल ट्रांसफरेज और अगेन लाइसोफॉस्फोलिपिड इन द प्रेजेंस ऑफ एसाइल ट्रांसफरेज फॉस्फोलिपिड में कन्वर्ट होता है। कोलेस्ट्रॉल एसाइल कोएंजाइम की प्रेजेंस में हमारे पास कोलेस्ट्रॉल एस्टर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जो शॉर्ट और मीडियम चेन फैटी एसिड्स होते हैं इनकी ये दोबारा से रिसाइकिल नहीं होता बल्कि ये पोर्टल सिस्टम में चला जाता होता है बाय द एल्ब्यूमिन और वहाँ पे लिवर में स्टोर हो जाता है। अब आफ्टर द रीसिंथेसिस डाइजेशन हो गई, उसकी एब्जॉर्प्शन हो गई, रीसिंथेसिस के बाद सिक्रीशन है। अब जो रीसिंथेसाइज टैग्स होते हैं वो एंटर करते होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फ्रॉम द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे पास रीसिंथेसिस हो रही थी, तो स्मूथ से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आते होते हैं। चूँकि ये हाइड्रोफोबिक होते हैं तो ये एग्रीगेट बना लेते हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी नहीं हो रही है। बट सिक्रीशन के लिए रिक्वायर्ड है कि इसकी सॉल्युबिलिटी हो, तो किस तरह से होती है कि बेसिकली जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, नॉन स्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल, एपोप्रोटीन B48 वो इसको सराउंड कर लेते होते हैं रीसिंथेसाइज टैग्स को। एज अ रिजल्ट इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। जब इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है तो ये लेक्टील में चले जाते होते हैं और इनकी प्रेजेंस की वजह से लेक्टील के अंदर एक मिल्की अपीयरेंस आ जाती है और एज अ रिजल्ट अब हम उस लिम्फ को काइल कह देते हैं। अब हमारे पास जो काइल होता है वो हमारे पास लिम्फेटिक सर्कुलेशन को फॉलो करता होता है और वो थोरैसिक डक्ट में जाता होता है, लेफ्ट सबक्लेवियन में उसके बाद चला जाता होता है, अल्टीमेटली ब्लड में जाता होता है। सम गोज टू द लिवर फॉर VLDL सिंथेसिस, यानी कि वेरी लो डेंसिटी लिवर प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए चले जाते होते हैं टूवर्ड्स द लिवर। अब जो पार्टिकल होता है काइल का उसको हम लोग काइलोमाइक्रोन कहते होते हैं और जो इमेच्योर काइलोमाइक्रोन होता है वो एपोलिपोप्रोटीन E और C2 लेते होते हैं बाय HDL और वो मेच्योर काइलोमाइक्रोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम लोगों ने इसकी सिक्रीशन भी करवा ली है, कहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिक्रीशन भी करवा ली है। अब हम लोगों ने हमारी बॉडी ने इसको यूटिलाइज़ करना है, तो किस तरह से होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अल्टीमेटली ब्लड में भी आ गया थ्रू द लिम्फेटिक। अब बॉडी ने इसको यूटिलाइज़ करना है, तो ब्लड से ये कहाँ पे जाता होता है, एडिपोज टिश्यूज़ में चला जाता होता है, मसल्स में चला जाता है। इन दोनों जगहों के ऊपर टिश्यूज़ में भी और मसल्स के अंदर हमारे पास लिपोप्रोटीन लाइपेज होता है। ये एंजाइम अगेन टैग्स को ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता होता है, जो कि हम लोग को एक्चुअली चाहिए फ्री फैटी एसिड फॉर दी एनर्जी, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन के अंदर। इसके अलावा हमारे पास जो फ्री फैटी ग्लिसरॉल हम लोगों ने बात की, फ्री फैटी एसिड हमारे पास ऑक्सीडाइज हो जाता है,
उसकी ऑक्सीडेशन होती है और ऑक्सीडाइज होने के बाद हम लोग उससे एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। हम डिटेल्स ऑक्सीडेशन जो है वो आगे डिस्कस करेंगे। और जो ग्लिसरॉल होता है वो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसका भी पूरा जो हमारे पास पाथवे है ग्लाइकोलाइसिस का, वो भी हम लोगों ने आगे डिस्कस करना है फेट ऑफ ग्लिसरॉल के अंदर। इसके बाद हमारे पास कुछ क्लिनिकल्स आ जाते हैं जो कि हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया के किसी बंदे के अंदर अगर लिपोप्रोटीन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है तो इट लीड्स टू हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया। इसमें टाइप 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है और 4 होती है। अगर टाइप 1 होती है इसको इसका और नाम होता है हाइपर लिपिडीमिया, टाइप 2 का एक और नाम होता है हाइपर कोलेस्ट्रोलेमा और टाइप 3 का नाम होता है डिस बीटा लिपोप्रोटीनीमिया और टाइप 4 इज़ बेसिकली हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमा या कार्बोहाइड्रेट इंड्यूसिबल हाइपर लिपीमिया भी कहते हैं। फर्दर हमारे पास इसमें जो है टाइप 1 में डेफिशिएंसी लो LPL की होती है, यानी कि जो हमारे पास लाइपोप्रोटीन लाइपेज होती है उसकी डेफिशिएंसी होती है। इधर हम अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इंटेक कर लेते हैं एनिमल फैट का, रीनल डिसफंक्शन या नेफ्रोटिक सिंड्रोम उसका कॉज होता है टाइप 2। और यहाँ पर अगर हम लोग रिमूव करते हैं रेमिनेंट बाय द लिवर को, अगर रिमूवल हो जाती है रेमिनेंट्स की, तो एज ए रिजल्ट टाइप 3 हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया होता है। टाइप 4 जो होता है तब होता है जब VLDL का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। इन सब के साइंस एंड सिम्टम बिल्कुल सेम होता है। पेंक्रेटाइटिस होता है यानी पेंक्रियाज लार्ज हो जाते हैं, आपके लिवर स्प्लीन इनलार्ज हो जाते हैं, एब्डोमिनल पेन होता है, हार्ट डिजीज़ होता है, हार्ट अटैक और स्ट्रोक होता है। इसकी ट्रीटमेंट ये है कि आप लिपिड की सही बात है कंजम्पशन को कम कर दो या आप स्टार्टिंग ड्रग्स दे देते हो जो कि एक्चुअली इनहिबिट कोलेस्ट्रॉल को कर रही होती है। फर्दर हमारे पास सिस्टिक फाइब्रोसिस है कि अगर किसी बंदे के अंदर पेंक्रियाटिक इनसफिशेंसी होती है तो इट लीड्स टू सिस्टिक फाइब्रोसिस। बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर होता है और हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। कॉज क्या है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टर रेगुलेटर प्रोटीन होती है उसकी म्यूटेशन हो जाती है। ये जो प्रोटीन होती है एक्चुअली रेगुलेट हमारे पास करी होती है क्लोराइड चैनल्स को जो कि अपटेक कंट्रोल करते हैं अपटेक ऑफ सॉल्ट इन वाटर को। एज ए रिजल्ट हमारे पास म्यूकस एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाता है डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर, डाइजेस्टिव में भी, रेस्पिरेटरी के अंदर और यूरिनरी सिस्टम के अंदर। और उसकी वजह से हमारे पास फर्दर क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम में म्यूकस एक्यूमुलेट हो गया है तो बाइल डक्ट की ब्लॉकेज हो जाती है, लिवर का डैमेज हो जाएगा या पेंक्रियाटिक डक्ट ब्लॉक हो जाती है तो पेंक्रेटाइटिस हो जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अगर हमारे पास वहाँ पे म्यूकस एक्यूमुलेट हो जाता है तो एज अ रिजल्ट ये सारी चीज़ होती है, इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक इन्फेक्शन हो जाता है, एयर वे ब्लॉकेज हो जाती है, कफ, वेजिंग, निमोनिया। और यूरिनरी सिस्टम के अंदर मेल इनफर्टिलिटी होती है और डिक्रीज फीमेल फर्टिलिटी आ जाती है। इसकी ट्रीटमेंट यही है कि आप जो आपके पास सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती है उसकी रिप्लेसमेंट कर देते हैं।